अच्छा बच्चों, आज हम यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने किया था कि दो वाटर पोल्यूशन, उसके सोर्सेज, टाइप्स और इम्पैक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसी के बारे में थोड़ा सा, कल यूट्रोफिकेशन और मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। आज उसके थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम। सबसे पहले जो हम यूट्रोफिकेशन लेंगे, उसके बाद मैग्नीफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन के आने से पहले मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूँ। तो यहाँ पे दो पिक्चर है बच्चे, आपको बताना है कि इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जो पहला में आपने क्या देखा, तो और पहला में क्या देखा आप लोगों ने? हाँ, पहला में कि वाटर बिल्कुल क्लियर है, कुछ उसमें प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं है, बिल्कुल क्लियरली बॉटम तक हमें नज़र आता है। तो दूसरे पिक्चर में क्या है, आपको क्या बताएगा, आप उसमें ग्रीनरी जैसा दिख रहा है, पूरा ग्रीनरी आ रहा है। वो ग्रीनरी क्या है कि वो है एल्गी ग्रो हो रहा है उसमें। तो आज का टॉपिक हम यूट्रोफिकेशन है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? शुरू में जब फ्रेश लेक होगा या फ्रेश पॉन्ड होगा, तो at the stage of early formation there is no microbes, no aquatic animals, no plant inside that pond. अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे उसमें एडिशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, जैसे फॉस्फेट हो गया, फिर नाइट्रेट आ गया। These nutrients act as nutrient for the algae. For that algae grow very excessively, so it is called algal bloom. That means excessive growth of algae. शुरू में जब फॉर्मेशन, एट द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, ओशंस, तो वहाँ पे ना उसमें न्यूट्रिएंट्स होगा, ना उसमें एक्वेटिक प्लांट्स होगा, एक्वेटिक एनिमल्स होगा। तो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे ड्यू टू पोल्यूशन द लेक बिकम डे बाय डे पोल्यूटेड। जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, वो act as nutrition for the growth of algae. Now the algae का जो ग्रो बढ़ते जाएगा प्लांट में या एक्वाटिक पॉन्ड में या एक्वाटिक लेक में, तो उससे क्या होगा, जो एल्गी जितना भी उसमें ऑक्सीजन होगा वो डिप्लीट करते जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यूज जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसमें वो यूज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो बाकी जो ऑर्गेनिक के बाकी एक्वाटिक एनिमल्स होगा, एक्वाटिक प्लांट्स होगा, वो अल्टीमेटली क्या होगा, मार जाएगा। और उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी क्या करता है कि उसमें टॉक्सिन, केमिकल टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। केमिकल टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के रिलीज होने से क्या होता है, जो बाकी जो एनिमल्स है, बाकी जो एक्वाटिक एनिमल्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके धीरे धीरे जो लेक है, जो पॉन्ड है, वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। अल्टीमेटली वो एक डेड सी या डेड लेक बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, उसमें स्मेल शुरू होता है, स्मेल आना शुरू होता है, जो बहुत तेज स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो जो स्मेल किस तरह था, जो उसमें प्लांट डिके हो गया, एनिमल डिके हो गया, एनिमल डेड, उसके डेड कारण वो सब क्या हो गया, डिके हो गया, तो डेथ हो गया। तो उसमें स्मेल शुरू आने के, तो जो लेक है, जो प्ले फ्रेश था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, आप मार दिया, जैसे डेड लेक हम कहते हैं, वो बन गया। In other words, eutrophication is described as the slow aging process during which lake, river, stream, and other shallow body of water deteriorates
into a bog or mesh and eventually die. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. एजिंग होना है. एज मीन बड़ा बूढ़ा हो जाना है. धीरे धीरे जो लेग से, जो रिवार से जो स्टेम है वो क्या हो जाता है, अल्लाह बिल्कुल ख़राब होते होते जो लेग है वो मार्ची बन जाता है. मार्ची मीन्स दलदल बन जाता है और इवेंचुअली लास्ट पे वो मार जाता है. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन जनरेट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो न्यूट्रिएंट जनरेट हो रहा है वो एक मेजर फैक्टर है यूट्रोफिकेशन के लिए. क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होगा, एल्गी ग्रो हो रहा है. एक्सेसिव एल्गी ग्रो या एल्गी, हम ज़्यादातर बुक में क्या लिखा होता है, एल्गी ब्लूम्स लिखा होता है. इसका मतलब है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी. अब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होगा तो क्या होगा, उस एल्गी जो ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन वो यूज़ होगा, लाइट के लिए कम्पीट करेगा. तो जो दूसरा जो अदर्स एक्वेटिक एनिमल्स होगा उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगा. इसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट होगा, एक्वेटिक एनिमल होगा, वो इवेंचुअली डाई होगा लास्ट पे. Now the definition, the words eutrophication is derived from the two Greek words eu. ये eutrophication दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. eu which meaning good or well, and the tropes means mean food. This is called eutrophication. ये है you means good or well and tropes means food. Thus it becomes a nutrient rich lake या pond. Now the causes of eutrophication. Eutrophication causes क्या क्या है? पहले पुअर सीवेज मैनेजमेंट, जो यहाँ पे सीवेज का जो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, जो ट्रीटमेंट नहीं अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट, जैसे नाइट्रेट, वो क्या आएगा पानी में जाएगा तो वही एल्गी ब्लूम होगा, एक्सेसिव ग्रोथ एल्गी होगा. उसी को हम क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन. नाउ द डिटर्जेंट या कंपाउंड ऑफ फॉस्फेट, जो घरों में हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसमें फॉस्फेट होता है, उसमें नाइट्रेट होता है. तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, पानी के अंदर चला जाता है, उससे जो पानी गंदा हो जाता है उससे यूट्रोफिकेशन हो जाता है. नेक्स्ट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. हम सबको पता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत से केमिकल यूज़ होता है, बहुत से फर्टिलाइज़र यूज़ होता है. जैसे केमिकल में हमने पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड यूज़ होता है. और फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है हम प्रोडक्टिविटी. ये सब यूज़ क्यों हो रहा है? हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, जो यील्डिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए ये यूज़ हो रहा है. मगर क्या होता है, जो अल्टीमेटली जो आफ्टर रेन या आफ्टर इरिगेशन द वाटर रन ऑफ इनटू द वाटर बॉडीज, दे मेक द वाटर पोल्यूशन. सो इट आल्सो कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन. उसके बाद में नेचुरल accumulations of nutrients. नेचुरली कुदरती कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, जो ऐसे मिनरल्स है जो क्या करता है कि पानी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट होता है, उससे भी यूट्रोफिकेशन होता है. नेक्स्ट हो गया एटमॉस्फेरिक हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स डिपोजिशन. एटमॉस्फेरिक हार्मफुल न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होगा जो हार्मफुल होगा वो डिपॉजिट होते, पानी में डिपॉजिट होता है, उससे भी यूट्रोफिकेशन हो सकता है. जैसे रेनफॉल की वजह से या स्नो की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर से लेके आता है वो सॉइल से कैनल से लेक से जो ओशन उसमें चला जाता है, उससे भी यूट्रोफिकेशन हो जाता है. और लास्ट में जो है ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज होते, डेड हो जाता है, उस वहाँ से भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत से
रिलीज होता है, उससे जो रिलीज होकर फिर सॉइल में जाएगा, सॉइल से रन हो के पानी में जाएगा, तो वहाँ पे जो पानी में जाएगा तो वहाँ से भी क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये है कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन। ओके, अभी हमने ये कॉजेज पढ़ा था। अब ना क्या है कि इफ़ेक्ट, आप यूट्रोफिकेशन होगा तो क्या उसका इफ़ेक्ट कुछ होगा, तो इफ़ेक्ट क्या है हम उसको देखेंगे। पहले तो होगा एल्गल ग्लूम, एल्गी ग्लूम होगा, एल्गल ग्लूम होगा। ग्लूम मतलब अब अभी हमने डिस्कस किया था, एक्सेसिव ग्रोथ होगा, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। जब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अब हमने पहले डिस्कस किया था कि जो वहाँ पे बहुत से कंपटीशन होगा, बहुत से लाइट का कंपटीशन होगा, ऑक्सीजन का कंपटीशन होगा। तो जो ये एल्गी जो है उसने एक टॉक्सिक भी प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक प्रोड्यूस करने की वजह से एक्सेसिव ग्रोथ होगा ऑफ एल्गी। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होगा तो फॉल सीमेन ड्यू टू रोटेन ऑफ एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होगा, तो जब एल्गी बढ़ जाएगा तो एल्गी का कंपटीशन बहुत होगा, उसमें पानी और एक उसमें एक्वाटिक प्लांट होगा, एक्वाटिक एनिमल होगा, उनके साथ ये कम्पीट होगा। तो कम्पीट होने के कम्पीट लाइट के लिए कम्पीट होगा, ऑक्सीजन के लिए कम्पीट होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एल्गी और एल्गी भी मार जाएगी और साथ साथ में उधर जो अलग और एक एक्वाटिक एनिमल होगा, प्लांट होगा, वो मार जाएगा। तो स्मेल इसमें गंदगी पैदा होगा। उसके बाद है रिड्यूस वाटर क्लियरिटी। जो जब पानी जो साफ होगा तो पानी बिल्कुल क्लियर होगा। जब इसमें जो लेक होगा या ओशन होगा या पॉन्ड होगा, उसमें एल्गी अगर ब्लूम होगा या एक्सेसिव एल्गी ग्रो होगा तो उसका क्लियरिटी क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ रिड्यूस लाइट पेनिट्रेशन। जब वहाँ पे जब एक्सिस ऑफ एल्गी ग्रो होगा तो एक चादर जैसा बनेगा, पूरा पानी के ऊपर चादर जैसा बनेगा। वो एल्गी जो है क्या करेंगे, लाइट को अंदर की तरफ पेनिट्रेशन होने नहीं देगा। उसकी वजह से लाइट का पेनिट्रेशन रिड्यूस होगा। जब लाइट का पेनिट्रेशन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस होगा। जब लाइट अंदर नहीं पहुंचेगा, लाइट जो है जो प्लांट को तो लाइट को बहुत ज़रूर है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जब प्लांट को लाइट जितना लाइट चाहिए वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल कम, ऑक्सीजन क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, अदर प्लांट है, वो मार जाएंगे। आप हेवी एल्गी ग्रोथ, जैसे अभी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होगा तो क्या होगा, उसमें रिजल्ट क्लॉगिंग ऑफ फिल्टर्स इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करेंगे उस टाइम क्या होगा, फिल्टर की तरफ वो ब्लॉक हो जाएगा। जो क्लोरिंग मतलब ब्लॉक। वो क्या करेगा, जो ज़्यादातर एल्गी ग्रो होने की वजह से जो फिल्टर है, फिल्टर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में वो ब्लॉक हो जाएगा। उसकी कारण से ये सब इफेक्ट है। नाउ उसके बाद आएंगे हम कंट्रोल। आप किस तरह हम कंट्रोल करेंगे, किस तरह हम कंट्रोल करेंगे जो एल्गी को, जो यूट्रोफिकेशन को ना होने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमाइज पोल्यूशन सोर्सेज। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मिनिमाइज करेंगे जो सोर्स है, वहां से हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज द सोर्स। मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले तो उसका सोर्स पता चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो कहाँ से आ रहा है, उसका लोकेशन कहाँ है। इसी तरह हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वाटर दैट फीड ऑन एल्गी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पानी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि एल्गी को खाए। जैसे बैक्टीरिया होगा, या स्मॉल इंसेक्ट्स होगा, या स्मॉल फिशिस होगा, फिश होगा, वो क्या करेंगे, एल्गी को खाएंगे। तो एल्गी ज़्यादातर
एल्गी एक्सेसिव ग्रो होने नहीं देंगे। उसके बाद होगा एजुकेट द पीपुल। लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को हम एजुकेट करना है कि इसके बारे में, इसका यूट्रोफिकेशन का इसका बेनिफिट क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उसके बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना है। उसके बाद लॉस एंड रेगुलेटेड वेस्ट, कानून और कानून जी कुछ होना चाहिए रेगुलेट। हाँ, कानून तो होता है, कानून अभी भी है, वाटर एक्ट 1986 जैसे, और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट लाके, उसमें अमेंडमेंट लाके हमें किस तरह हमने रेगुलेट करना है, वेस्ट कैसे डंप करेंगे, कौन सी जगह पे हम वेस्ट डंप करेंगे, इसे हम रेगुलेट करेंगे, ऐसे लॉ बनाएंगे। तो रिस्टोरेशन ऑफ शेल फिश पॉपुलेशन, उसके बाद क्या है कि हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ शेल फिश। जहाँ पे जो लेक्स है वहाँ पे एल्गी ज़्यादा होगा, एल्गी ज़्यादा हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है वो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन, उसमें हम शेल फिश का हम उसमें डाल देंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करते हैं कि जो उसमें नाइट्रोजन होगा उसको रिमूव कर देते हैं, उसमें बाकी जो सॉलिड सब्सटेंसेस होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा, उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और वाटर का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मस्ट बी ट्रीटेड। जो वाटर घरों में ऐसा है, घरों में निकल के आता है, जो जनरेटेड होता है या इंडस्ट्री से आता है, उसको हम क्या करेंगे, बिफोर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज दे शुड बी ट्रीटेड। उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स का जो इनपुट है वो कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अभी हमने तो आप यूट्रोफिकेशन के बारे में पता, उसके डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट और कॉजेस एंड इफेक्ट पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ होता है, मैग्निफिकेशन मीन्स लार्ज साइज। अब इसका मतलब क्या है कि डिफिनेशन में हम जाएंगे तो अब बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि मीन्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। मतलब क्या हो गया कि पॉइजनस विद इंक्रीज सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जब हम ट्रॉफिक लेवल जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा एक एक टॉपिक में, जैसे हमने फूड चेन होगा तो उसमें एक फूड चेन होगा, प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शियरी होगा, इसी तरह जो उसका जो केमिकल है उस इंक्रीज होते जाएगा एक एक टॉपिक लेवल में, उसको हम क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। पहले हम बिफोर दिस इस चार्ट पे आने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट are those waste which decompose easily by the microbes। ये जो बायोडिग्रेडेबल है, जो क्या होता है कि वेस्ट जो है, जो माइक्रोब इजीली डिकम्पोज होता है, एकदम वो डिकम्पोज हो जाता है। और नॉन बायो जैसे रोटेंट वेजिटेबल्स होगा या डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स होगा या डेड बॉडीज ऑफ फिश जो भी है, उसको हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको कहेंगे जो नॉट इजीली डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिकम्पोज नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे इसमें डीडीटी आएगा, मर्क्यूरी आएगा,
ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक भी है। आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये है कि फूड चेंज इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये है बायोमैग्निफिकेशन ऑफ जीडीटी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो ये एक छोटा सा लेग में तो बहुत सी एनिमल्स होगा, प्लांट्स होगा, फिश होगा, लार्ज फिश भी हो सकता है, और जो लार्ज फिश खाने वाली चिड़िया भी होगा, बर्ड्स होगा। तो पानी के अंदर ड्यू टू एक्सीडेंटली क्या हो गया, उसमें डीडीटी पहुंच जाता है। तो सबसे पहले डीडीटी पानी में कितना होगा कि 0.0 ppm होगा, 0.0 ppm, 0.003 ppm होगा, पार्ट्स पर मिलियन। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अब उस पानी में क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा। फाइटोप्लैंक्टन मतलब क्या होगा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फाइटो मींस प्लांट्स होगा, और प्लैंक्टन मींस फ्री फ्लोटिंग। अब क्या हो गया, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, छोटे छोटे प्लांट जो उसमें फ्री फ्लोटिंग हो रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें डीडीटी आएगा। उसमें डीडीटी कितना पहुंच जाता है, 0.0 ppm। यहाँ पे क्या था पहले, 0.003 ppm, थोड़ा सा बढ़ गया, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया फाइटोप्लैंक्टन में, 0.003 ppm। वो जो फाइटोप्लैंक्टन है वो जू प्लैंक्टन खा रहेगा। जू मीन्स एनिमल, देन प्लैंक्टन मीन्स फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स। जो प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट जो कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन खाएगा। तो जू प्लैंक्टन में डीडीटी का कंसंट्रेशन फिर से बढ़ गया, तो 0.04 ppm आ गया। जो फाइटोप्लैंक्टन हो कौन खाएगा, उसमें होगा फिश होगा, स्मॉल फिश होगा, वो खा लेगा। जो डीडीटी का कंसंट्रेशन उसमें एकोमुलेट हो गया, डिपोज हो गया, कितना हो गया, 0.5 ppm हो गया। इसी तरह जो स्मॉल फिश कौन खाएगा, लार्ज फिश खाएगा। लार्ज फिश में डीडीटी का कितना परसेंटेज आएगा, 2 ppm डिपॉजिट होते जा रहेगा। आप देखते जाएगा तो ये कंसंट्रेशन, जैसे हम ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे ऐसे ऊपर चल बढ़ते जाएंगे, या तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होते जा रहा है। ये जो लार्ज फिश है वो कौन खाएगा, फिश ईटिंग बर्ड्स खाएगा। जो समुद्र में फिश खाने वाला बहुत सी चिड़िया होगा वो खाएगा, तो उसका जो डीडीटी क्या होगा, 25 ppm होगा। जो बर्ड एक ही फिश तो नहीं खाएगा, बहुत बड़ा मल्टीपल फिश को खाएगा, तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो बॉडी में ये जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या आता है डीडीटी या मर्क्यूरी या लेड, क्या है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वो एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, एक वो क्या है, फैट सोल्यूबल है, बॉडी में डिपॉजिट होते जाएगा। तो इसकी वजह से जो ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होते होते जाएगा। जो ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो है डीडीटी है हर जगह बैन किया होगा, अभी टोटली बैन किया होगा, क्योंकि जो इसकी वजह से जो अगर हम कोई सी फूड खाता होगा तो क्या होगा, तो सी फूड में कॉन्टेमिनेटेड फिश होगा, तो जो फिश ह्यूमन बींग्स खाएगा उसमें भी ये डीडीटी डिपॉजिट होने का चांस होता है। अभी हमने पूरा उसका बायोमैग्निफिकेशन का डिटेल में पढ़ा, और उसका देखते हैं आप क्या इसका कॉजेज़ क्या है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हमने पेस्टिसाइड यूज़ होता है,
पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में हमने लेड हो गया, कोबाल्ट हो गया। इसकी वजह से पानी खराब होता है, पानी में चला जाता है। पानी की वजह से जो फिर फूड चेन में इंटर होता है, कि जब फूड चेन में इंटर होगा तो अल्टीमेटली उसमें जो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उससे बायोमैग्नीफिकेशन हो जाता है। और ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट में क्या होगा कि एक तो मैन्यूअर्स होगा, दूसरा है बायोसॉलिड्स। इसमें ज़्यादातर क्या फ्रीक्वेंटली क्या होता है, इसमें फॉस्फोरस, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा। नाउ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में बहुत से टॉक्सिकेंट पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली या डायरेक्टली डिस्चार्ज होगा पानी में। तो पानी के साथ साथ सॉइल के साथ फिर लेक से ओशन। तो ओशन में जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स होगा उनके अंदर पहुंच जाता है ड्यू टू फूड चेंज। फिर वहाँ से फिर लीडिंग टू बायोमैग्नीफिकेशन। माइनिंग एक्टिविटीज़ इन ओशन, जहाँ पे ओशन में माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है, जैसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल और एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे जिंक हो गया, अल्मुनियम हो गया, गोल्ड हो गया। इसकी ये इस एक्सट्रैक्शन की वजह से जो पानी है बहुत इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ में क्या होता है, उसमें सल्फाइड, रिलीज ऑफ सल्फाइड एंड सेलेनियम, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जब इसका जो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो ओशन में जो जितना भी एक्वेटिक प्लांट्स होगा, जितना भी एक्वेटिक एनिमल होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, जो अल्टीमेटली वो इंटर होगा फूड चेन में। जब फूड चेन में इंटर होगा तो जो अदर ऑर्गेनिज्म जो अदर फूड ट्रॉफिक लेवल में होगा या फूड चेन में होगा, उसको इफेक्ट पड़ेगा। जो प्लास्टिक पोल्यूशन में जो डिस्पोजल होगा प्लास्टिक नियर सी, नियर वाटर, उसमें क्या होगा कि प्लास्टिक डायरेक्टली इंटर होगा बॉडी के अंदर। वो प्लास्टिक क्या है कि वो इनऑर्गेनिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो इसमें एक हार्मफुल केमिकल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, बिसफिनॉल। Now the last one is the toxic gases and air pollution. नंबर ऑफ टॉक्सिक गैसेज रिलीज होता है कार्बन इंडस्ट्री से एयर में जाते हैं, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ दिस टॉक्सिक गैसेज, जैसे एसिड रेन होगा, तो एसिड रेन जो सॉइल में जाएगा, सॉइल में पानी में जाएगा, पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स होगा या एक्वेटिक प्लांट्स होगा, उसमें जो कंटेमिनेटेड होके फिर बायोमैग्नीफिकेशन हो सकता है। अभी जो लास्ट हमने क्या किया, कॉजेज एंड एयर पोल्यूशन हमने किया। अब बाकी जो है इफेक्ट्स और उसका कंट्रोल पोल्यूशन जो हम कल